हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। हमने क्या किया था, हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था। जब सिलेबस डिस्कस हो गया था तब हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी और यूनिट 1 में मैंने बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में आपको बताया था। आपने वो प्रीवियस क्लास नहीं की है तो पहले प्रीवियस क्लास को कीजिएगा, फिर आपको ये क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाला मॉडल है इसमें। तो आपको क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सभी चीज़ों को समझना होगा। जब चीज़ें आप समझ जाओगे तब अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रेम तैयार होगा पूरे सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना है। कोई भी टर्म, कोई भी नाम, कोई भी स्टेटमेंट आता है तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बट उस स्टेटमेंट, उस टर्म या उस इंस्ट्रक्शन के बारे में जैसी उसकी नीड होगी वहाँ पे अपन लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था कि 8085 का बेसिक क्या होता है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या था, माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या होते हैं, या फिर माइक्रो प्रोसेसर किसकी हेल्प से बनता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इसमें कौन कौन सी सिस्टम बस यूज़ होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, ALU, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, एक्चुअली जो आपको PDF दिया जाएगा या PDF जो आपके पास होगा, आर्किटेक्चर में क्या है, एक डायग्राम है। एक डायग्राम है, उस कंप्लीट डायग्राम को ही आर्किटेक्चर कहते हैं। इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 उसी आर्किटेक्चर का डिस्कशन है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम बना देता और कंप्लीट डायग्राम को वन बाय वन आपको समझा देता, बट उसमें क्या है, कंप्लीट डायग्राम बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और साथ ही साथ उसको समझाने के लिए ये क्लास क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि आर्किटेक्चर ऑफ 8085 इज क्लासिफाइड, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 सेक्शंस में। पहला सेक्शन है रजिस्टर यूनिट, सेकेंड वन इज द ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड वन इज द, आप थर्ड वन कंसिडर कर सकते हैं आप एक तरीके से इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। फोर्थ वन इज द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल यूनिट। फिफ्थ वन इज द सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट। तो मैंने क्या किया, आर्किटेक्चर ऑफ 8085 को मैंने 5 सेक्शन में क्लासिफाइड कर दिया। अब अपने पास क्या हो गया, थोड़ा सा कंटेंट इस तरीके से तैयार हुआ कि हमें पांचों सेक्शंस को पढ़ना है। पांचों सेक्शंस को पढ़ लेंगे, जब हम पांचों सेक्शंस को पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो अपना आर्किटेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही अपना क्या है, लॉजिक है। इस तरीके से हम आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैंने अभी स्टार्ट किया आपकी फर्स्ट, दैट इज द रजिस्टर यूनिट। फिर अपनी जैसी नीड होगी वैसी उसकी यूनिट को उठा लेंगे और उस यूनिट को समझ लेंगे। तो रजिस्टर्स यूनिट को मैंने उठाया। रजिस्टर यूनिट क्या है, रजिस्टर यूनिट आपकी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है आपका GPS यानी जनरल पर्पस रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर जो जनरली यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। और सेकेंड वन इज द SPS स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो स्पेशली यूज किए जाते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है जो जनरल पर्पस रजिस्टर परफॉर्म नहीं कर सकता।
जनरल पर्पस रजिस्टर्स को रेगुलर वर्क में लेते हैं, जैसे कि कोई वर्क फ्रिक्वेंटली होता है, कोई ऑपरेशन, किसी डेटा को कहीं सेव करना है, किसी को मूव लेना है, किसी का कहीं से कहीं ट्रांसफ़र करना है डेटा का, तो जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। बट स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की एक स्पेसिफिक कमांड होती है, उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। बात समझ में आई आपको इतनी? तो ये दो तरीके के होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपके जो 8085 में हैं वो आपके 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है BC, एक है आपका DE, एक है आपका HL। तो आपके पास 6 रजिस्टर्स हैं और ये 6 रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द B, सेकेंड वन C, थर्ड वन D, फोर्थ वन E, फिफ्थ वन H और सिक्स्थ वन इज द L। ये सभी जो हैं, ये जितने भी हैं, ईच रजिस्टर्स इज 8 बिट इन लेंथ, 8 बिट इन लेंथ। सभी रजिस्टर्स क्या है? 8 बिट लेंथ के हैं। बिट क्या? 0 या 1। तो इसमें क्या है? 8 सेक्शंस हैं, 8 विंडो हैं, उसमें 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। तो ये सब क्या है? इंडिविजुअली ईच क्या है? 1 बाइट के इक्वल है। सभी रजिस्टर्स क्या है? 1 बाइट के इक्वल है। बट ये जो रजिस्टर है B और C, इसको एक साथ यूज किया जा सकता है। D और E इसको एक साथ यूज किया जा सकता है। H और L इसको भी एक साथ यूज किया जा सकता है। तो ये रजिस्टर पेयर की तरह काम करता है, BC, DE और HL, और सेपरेटली भी काम करते हैं। आपको सिर्फ B का यूज करना है तो सिर्फ B यूज हो जाएगा, सिर्फ C का यूज करना है तो C भी यूज हो जाएगा, और B C का यूज करना है एक साथ तो एक साथ भी यूज हो जाएगा। 8 बिट इसकी, 8 बिट इसकी, टोटल कंप्लीट कितना बिट का हो जाएगा भाई? 16 बिट का हो जाएगा। 16 बिट और 16 बिट। बात समझ में आ रही है? 16 बिट, 16 बिट एंड 16 बिट। और इंडिविजुअली क्या है? अपने आप में क्या है? 8 बिट के रजिस्टर हैं। तो 6 आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, B C D E H N। ठीक है, आप नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखेंगे कि नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर अपने मेंशन करना है कि ये जो आपका HL है, HL पेयर, इसे कहते हैं मेमोरी पॉइंटर या फिर मेमोरी रजिस्टर। कौन सा होता है? HL पेयर को रखा गया है मेमोरी को पॉइंट करने के लिए। कोई भी रजिस्टर मेमोरी को पॉइंट कर सकता है, बट एक कन्वेंशनली आपको ये दिया गया है कि HL पेयर इज द बाय डिफॉल्ट मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर आपका मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर है? तो HL पेयर इज द मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर। H कितना है? 8 बिट का, L कितना है? 8 बिट का, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 16 बिट के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतनी कहानी थी जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। आपकी 6 आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, वो रजिस्टर पेयर में यूज हो सकते हैं, जिसमें से HL को कहते हैं बाय डिफॉल्ट मेमोरी पॉइंटर। जब भी मेमोरी को इंडिकेट करेंगे तो हम कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे, तो या फिर कह सकते हैं कि H को क्या है, हम M से भी इंडिकेट कर सकते हैं। मेमोरी की जब भी बात होगी तो मेमोरी में जो भी कंटेंट होगा उसका एड्रेस किसके पास होगा? उसका एड्रेस HL पेयर के पास होगा। मेमोरी कैसी होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, जिसमें क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं, रैक की फॉर्म में लगे होते हैं। ठीक है, बिट का सेक्शन होता है, और एक क्या होता है? एक बाइट का होता है। पूरा एक कंप्लीट रजिस्टर क्या होता है? बाइट का होता है। और रजिस्टर्स होते क्या हैं? वो सेव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं डेटा को, जो कि फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो खैर अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अपना आज का सेक्शन में क्या था? जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, कुछ रजिस्टर्स आपके स्पेशल पर्पस हैं, या फिर कुछ ऐसे रजिस्टर हैं जिनका नाम आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, जिनके बिना आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वो कुछ रजिस्टर्स हैं, उनके मैं नाम लिखता हूं और उनके मैं काम बताता हूं आपको क्या क्या है। ठीक है, अपन लोगों ने लिखा एक रजिस्टर, ठीक है, या फिर इनको सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं। ये सब रजिस्टर्स क्या सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं। एसपी का नाम है स्टैक
स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। अच्छा, स्टैक वर्ड सुन के कुछ याद आया? स्टैक का मतलब मेमोरी से रिलेटेड है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है या फिर ये जो आपका रजिस्टर है, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये मेमोरी से रिलेटेड है। ये मेमोरी के टॉप को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। इट इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। भाई बात समझ में आ रही है? तो ये क्या इंडिकेट कर रहेगा? टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। ये जो होता है रजिस्टर आपका 16 बिट रजिस्टर होता है। 16 बिट रजिस्टर होता है, या फिर कहें 2 बाइट का रजिस्टर होता है। इसमें 8 के 2 सेक्शंस बने होते हैं। ये 16 बिट रजिस्टर्स है। ये क्या इंडिकेट करता है? टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। जैसे कि आपकी कोई मेमोरी है, ये मेमोरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाया था, मेमोरी एक रैक की फॉर्म में होती है। तो मेमोरी जहां तक नीचे से फिल करना स्टार्ट हुई, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। तो यहां तक जो फिल हो गया इसी को कहते हैं एसपी, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या इंडिकेट करेगा? स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द मेमोरी। टॉप, यहां तक मेमोरी आपकी फिल है, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी को ही क्या कहते हैं? स्टैक पॉइंटर इंडिकेट करता है। स्टैक पॉइंटर यहां पे है और इंडिकेट क्या करेगा? टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। आप इस बात को भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन आता है आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेन द एसपी, एक्सप्लेन द पीसी, एक्सप्लेन द आईआर, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये जब चीज़ें मैंने बताई हैं, यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आपको उन चीज़ों में कि ये क्या है? 16 बिट रजिस्टर है। इट इंडिकेट्स टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। और इसका क्या है? स्पेशल पर्पस काम होते हैं। कैसे कैसे काम होते हैं? जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनके काम के बारे में पता चलता चला जाएगा। तो पहला आपने रखा स्टैक पॉइंटर, फर्स्ट वन इज वाज द स्टैक पॉइंटर। तो अपन लोग कुछ और इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पे। इसे मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अपन लोगों के पास ये सेक्शन तो अभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो अपन लोग सिर्फ इसी सेक्शन को मैं रफ, बाकी क्यों नहीं कर रहा हूँ सब चीज़ें, ताकि मैं आपको लास्ट में एक रिवीजन की फॉर्म में या फिर कंक्लूड कर सकूं कि ये सब चीज़ें मैंने आपको क्या क्या बताई हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैक पॉइंटर, सेकेंड वन इज द पीसी, इसका नाम है प्रोग्राम काउंटर। इट इज द 16 बिट रजिस्टर। ये 16 बिट रजिस्टर होता है। नाम से ही क्लियर है, प्रोग्राम काउंटर मतलब प्रोग्रामिंग है। जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जो भी हमने कमांड दी है, उसकी जो भी कहानी रहेगी वो सब इसके पास रहती है। तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है? इट हैज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। इसके पास क्या है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है। सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा, हमने प्रोग्राम लिखा कि रजिस्टर बी में कुछ डाटा डालिए। पहला लिखा मैंने मूव बी, और बी में कुछ मैंने डाटा डाल दिया। जैसे कि मैंने यहाँ लिख ही देता हूँ, मैंने क्या लिखा? मूव का मतलब मूव कीजिए बी में क्या डाटा कीजिए? 26H। ये हेक्साडेसिमल एक वैल्यू होती है, अपन लोगों को प्रोग्रामिंग में नीड पड़ेगी, बाद में समझेंगे। तो ये वैल्यू को किस में डाल दो? बी में डाल दो। इसके बाद आप क्या करो? मूव डी में आप 20H, डी में आप क्या डाल दो भाई? 20H डाल दो। ठीक है, फिर आपने क्या किया? ऐड, फिर आपने क्या किया? ऐसे कीजिए, आपने लास्ट में इंस्ट्रक्शन लिखा मूव करके, सॉरी यहाँ पर मूव नहीं, यहाँ पर MVI आएगा। मूव तो जब दो रहते हैं आपके सेम रहते हैं रजिस्टर तब ये आएगा MVI, मूव इमीडिएटली। डी के अंदर क्या डाल दो? इमीडिएटली 20 डाल दो। बी में क्या डाल दो? 26 डाल दो। अब आपने मूव लगाया, मूव A, जो भी बी में कंटेंट है वो ए में डाल दीजिए। एंड देन आपने लिखा ऐड डी, और लास्ट में लिखा HLT halt, मीन्स कंक्लूड किया। पहला लाइन क्या था? MVI। बी में आप 26 इमीडिएटली डाल दीजिए डेटा। डी में आप इमीडिएटली, आई का मतलब है इमीडिएटली क्या डाल दीजिए? 20 डाल दीजिए। फिर जो डेटा बी में है वो बी में ए में डाल दीजिए। जो अब ए में आ गया, ए को कहते हैं एक्यूमुलेटर। अभी समझाता हूं, ए को कहते हैं एक्यूमुलेटर। अब क्या है? ऐड कीजिए
जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का इस ऐड में इनबिल्ड है ए, तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है जो ए में है उसे डी से ऐड कर दो, इस लाइन का ये मतलब है। और ए में है क्या, जो बी में है। तो फाइनली ये प्रोग्राम किसके लिए है, ये प्रोग्राम है बी कॉमा डी के एडिशन के लिए प्रोग्राम है। 26 और 20h के एडिशन का ये प्रोग्राम है। मेरा कहने का मतलब है जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, नेक्स्ट इसका एड्रेस किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। इसीलिए ही प्रोग्राम काउंटर को केयर टेकर ऑफ प्रोग्राम कहते हैं, किसी भी प्रोग्राम का केयर टेकर, क्योंकि इसे पता होता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या आने वाला है और कैसे कैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, प्रोग्राम काउंटर। एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिख दिया, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, अभी डिटेल में बाद में समझ में आएगा। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये अपने काम का यहाँ पे तो नहीं है। जब प्रोग्रामिंग वाली सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी तो अपन लोग इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका अब थर्ड वन इज द आई आर को कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये जो होता है आपका 8 बिट होता है। क्या होता है, 8 बिट होता है। इसका क्या काम होता है, इसका क्या है काम, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में कहानी रखना, और इसका काम है प्रेजेंट का। मतलब कि जो कहानी चल रही है प्रेजेंट में किसके पास होती है, वो आईआर के पास होता है। जो नेक्स्ट में होने वाला है वो किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास होती है कहानी। और जो मेमोरी से रिलेटेड होता है वो किसके पास होता है, स्टैक पॉइंटर के पास होता है। इतनी बात समझ में आती है। तो इतने रजिस्टर्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक रजिस्टर्स मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, ठीक है, वो है आपका ए, जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। आप ये कोई मत पूछना भाई हिंदी में क्या है नाम, ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही नाम है सब। एक्यूमुलेटर क्या है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। और एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, या फिर आपका कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो, एंड हो, और हो, ठीक है, ये एक्सॉर हो, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो इसके बिना हो ही नहीं सकते। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भी क्या है, बेस है, इसके बिना कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे अभी मैंने एडिशन किया था, किसका किया था, एडिशन किया था, ऐड लिखा था, ऐड डी, तो ऐड में ही इनबिल्ड है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की कंटेंट में डेटा डी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस किसके बिहाफ पे होते हैं, एक्यूमुलेटर के बिहाफ पे होते हैं। और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही सेफ होता है। जैसे अभी अपन लोगों ने क्या लिखा था, अपन ने क्या लिखा था कि बी के पास क्या था, 26h था। फिर अपने पास डी में अपनों ने क्या डाला, 20h डाला। फिर जो बी का डेटा है उस बी के डेटा को मैंने ए में डाल दिया था। अब ए के पास क्या हो गया, ए के पास क्या हो गया, 26h हो गया। फाइनली लास्ट में क्या किया था, डी और ए को ऐड किया था, डी प्लस ए, तो मतलब 20 प्लस का 26h, ठीक है। अभी दोनों सिंपल सी वैल्यूज हैं, हेक्साडेसिमल का एडिशन कुछ अलग होता है, फिलहाल यहाँ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 और 46h। अब ये 46h क्या आया, रिजल्ट आया। और उस समय जब तक ये रिजल्ट आया था तब तक एक्यूमुलेटर के पास क्या था, 26h था। अब एक्यूमुलेटर के पास क्या हो जाएगा, 46h। कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट भी इसी में सेफ होता है, रिजल्ट भी सेम इसी पे होता है। और ये ALU या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्यूमुलेटर के बिना नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये एक्यूमुलेटर का यूज है। रिजल्ट भी कहां सेफ होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। अब एक्यूमुलेटर में 26h नहीं है। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जब मैंने b का 26h a में डाला था, अभी मैंने प्रोग्राम लिखा था, वहां लिख दिया था मूव a, b, मतलब b का कंटेंट आप a में डाल दो। ये लिखा था नहीं लिखा था भाई, मूव a, b, इसका मतलब क्या था, b का कंटेंट आप a में डाल दीजिए। तो 26 किस में डाल दिया, a में डाल दिया।
जो ये 26 ए में डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी के पास अब कुछ नहीं बचा, बी के पास भी 26 ही है। बी क्या है, इस 26 की सिर्फ कॉपी भेजता है, एक कॉपी भेजी है इसने, बाकी बी के पास अभी भी क्या है, 26 है। अगर मुझे 26H की दोबारा नीड होती है तो मैं रजिस्टर बी को दोबारा यूज कर सकता हूं। बी में अभी भी 26H है, बट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ए में 26H नहीं बचा, उसमें क्या सेव हो गया, रिजल्ट। रिजल्ट किस में सेव हो जाता है, एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट सेव हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये कुछ रजिस्टर्स थे। इसके अलावा एक आपका है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको एक बात बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बताया। मैंने रजिस्टर यूनिट लिया। रजिस्टर यूनिट क्यों लिया, क्योंकि 5 यूनिट में मैंने इसे डिवाइड किया। आर्किटेक्चर को मैं समझना चाहता हूँ, 5 यूनिट में मैंने इसे डिवाइड किया। 5 यूनिट में पहली यूनिट उठाई मैंने रजिस्टर यूनिट। उसके 2 सेक्शन है, एक जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर आपसे पूछे जाएं तो 6 होते हैं, BCDEHL। सभी क्या होते हैं, 8 बिट के होते हैं या फिर 1 बाइट के होते हैं। बट रजिस्टर पेयर की तरह काम करेगा, तो ये 16 बिट, 16 बिट और 16 बिट, जिसमें से HL क्या है, डिफॉल्ट मेमोरी पॉइंटर है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में स्टैक पॉइंटर मेमोरी को इंडिकेट करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में पता होता है इसे, IR प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में कहानी से पता होती है। देन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या है, ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और रिजल्ट भी किसमें सेव होता है, इसी में ही सेव होता है। तो ये कुछ कहानी थी कुछ रजिस्टर्स की। एक रजिस्टर और बचता है, तो वो भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ कि वो क्या है, तो उसे भी अपन लोग देख ही लेते हैं कि क्या था वो, ठीक है। Now the next register is flag register। फ्लैग रजिस्टर्स ये क्या है, ये 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है और इसके अंदर फ्लैग होते हैं। फ्लैग क्यों यूज किए जाते हैं, किसी वर्क को इंडिकेट करने के लिए या फिर किसी इंडिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उनकी भी एक स्पेसिफिक नीड होती है, कैसे कैसे क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। 8 बिट का मतलब क्या है, ये जो मैं अभी कहता हूँ ना कि 8 बिट है, 8 बिट है, 8 बिट का मतलब ये है कि एक रजिस्टर है और उसमें क्या है, 8 बिट है, 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे मैंने इंडिकेट कर दिया। चलो A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। या फिर D0 डिजिट है तो D से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो चाहो तो आप D से इंडिकेट करिए, तो D से इंडिकेट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अपन इसे D से इंडिकेट कर देते हैं कि क्योंकि डिजिट है ना ये, तो D से इंडिकेट किया। D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। अब क्या है, इसमें भी कुछ फ्लैग होते हैं। फ्लैग क्या, नाम से क्लियर, फ्लैग किसी का इंडिकेशन रहेंगे तो फ्लैग। तो ये कौन कौन से फ्लैग होते हैं, एक होता है साइन फ्लैग, एक होता है जीरो फ्लैग, यहाँ कोई फ्लैग नहीं होता, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी फ्लैग। देन यहाँ कोई फ्लैग नहीं होता, फिर इसे कहते हैं पैरेटी फ्लैग, यहाँ कोई फ्लैग नहीं होता, इसे कहते हैं आप कैरी फ्लैग। ये आपके कुल मिला के 1 2 3 4 और 5, आपके पास 5 फ्लैग होते हैं जिनके नाम क्या हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। इनकी 2 पॉसिबिलिटी केस हैं, या फिर ये 0 हो सकता है या फिर ये 1 हो सकता है। ऐसे ही ये 0 या 1 हो सकता है, ऑक्सिलरी भी 0 या 1 हो सकता है, पैरिटी भी 0 या 1 हो सकता है, कैरी भी 0 या 1 हो सकता है। क्योंकि इसमें तो 2 ही चीज़ आ सकती हैं, 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अगर ये 0 होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये 1 होता है तो इंडिकेट करता है आपका नंबर नेगेटिव है। अगर ये 0 है, जीरो फ्लैग, तो ये इंडिकेट करता है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट इज नॉट इक्वल टू 0।
एक्यूमुलेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 फ्लैग ही बंद हो जाए तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है, 0 है। एक्यूमुलेटर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मान लो उनको एडिशन करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे होते बी और डी का, और रिजल्ट क्या आता, 0 0 आता। 20H को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, 00। और रिजल्ट कहाँ सेव होता है, एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या हो गया, 0। उस समय 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। तो 0 फ्लैग 1 इंडिकेट करता है आपके एक्यूमुलेटर के पास कोई कंटेंट नहीं है, उस पे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या, ये एक तरीके का एडिशन में यूज किया जाता है। अगर आपका D3 बिट, जैसे 2 नंबर का आप एडिशन कर दें, तो आपका जब एडिशन कर दें तो आपका D3 से D4, ठीक है, आप इसका इंडिकेशन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा, उल्टा इंडिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में वर्डिंग, वैसे कोई इशू नहीं है, कोई सा भी आप वर्डिंग रख सकते हैं, इसकी आप वर्डिंग उल्टी कर लीजिए, D0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या है, जब आपकी कोई बिट, कोई कैरी आता है, जैसे मान लो कोई आपने एडिशन किया, एडिशन क्या किया आपने, किया 1 0 0 1 0 1 0 0 1, 4 और 4 5 8, ठीक है, आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 1 0 1 1, आपने इनका एडिशन किया, तो 1 और 1 यहाँ क्या हो गया, एडिशन होके 0, हाँ कैरी आया, कैरी आके 1 1 1 0, कैरी आया 1 और 1 0, कैरी आया 1 और 1 0, फिर कैरी आया। तो यहाँ से यहाँ क्या चले गया, कैरी, ये क्या था, D0 D1 D2 और D3। जब D3 से D4 पे क्या गया, कैरी जाएगा ऐसे एडिशन में, तो उस केस में ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। D3 और टू D4 का आपका जाएगा तो आपका ऑक्सिलरी 1 हो जाएगा, एल्स अदर कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सपोज करो आपको ये ऐड करना होता 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0 0 0 1, आपको ये ऐड करना होता तो 1 0 0 1, कोई भी कैरी आया यहाँ से यहाँ पे, नहीं आया, तो कैरी नहीं आया तो 0 1 1 0 0 और 0, और यहाँ पे आया 1, एक कैरी। बात समझ में आ रही है। ये बाइनरी का एडिशन है। बाइनरी को जब ऐड किया जाता है तो कुछ इस फॉर्मेट में ऐड किया जाता है। उस समय अगर D3 से D4 तक बिट आ रही है तो उस समय ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इन अदर कंडीशन इट विल बी 0, ठीक है। ऐसे ही पैरिटी फ्लैग, अगर नंबर ऑफ 1 इवन है आपके पास, रिजल्ट ये क्या है, रिजल्ट है, रिजल्ट किस में सेव होगा, एक्यूमुलेटर में। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है, नंबर ऑफ 1 जितने भी 1 है इसमें, अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो पैरिटी 1 है। अगर ये ऑड है तो ये क्या हो जाएगी, ऑड है नंबर ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, 0 है। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, 1 2 3 है, 3 है तो 3 क्या है, ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब पैरिटी क्या होगा, 0 होगा। पैरिटी 1 क्या इंडिकेट करता है, पैरिटी 1 इंडिकेट करता है कि आपके पास क्या है, रिजल्ट में जितने भी 1 है वो क्या है, नंबर ऑफ इवन है। ऐसे ही कैरी फ्लैग है। कैरी फ्लैग अगर आता है आउट ऑफ D7 बिट तो 1 होता है, आउट ऑफ D7 बिट। जैसे अभी इनका एडिशन किया था तो आउट ऑफ D7 बिट, क्योंकि 1 1 का क्या आया, 0, और कैरी क्या आया, 1 आया, तो ये क्या आया, आपका कैरी है। तो जब भी आउट ऑफ D7 बिट कोई आती है तो आपका क्या होगा, कैरी 1 हो जाएगा, और एल्स कंडीशन, अदर कंडीशंस में क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। तो मैं इसको समरी करता हूँ। मैंने एक फ्लैग रजिस्टर बताया, वो एक स्टेटस रजिस्टर होता है, वो किसी की स्टेटस को बताता है। ये 8 बिट का रजिस्टर होता है, इसमें मैंने 8 बिट को मैंने लगा के रख दिया। तो इसमें 5 फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। जहाँ पे कोई फ्लैग नहीं है वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ कंडीशन बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करनी पड़ेगी। साइन फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया, 0 होता है तो कब होता है, 1 होता है तो कब होता है। जीरो फ्लैग भी बता दिया, एक्यूमुलेटर के बिहाफ पे होता है। ऑक्सिलरी फ्लैग जब आप एडिशन कर रहे हो तो D3 से लेकर D4 में जब आता है तब के लिए कंसीडर किया जाता है। पैरिटी फ्लैग इवन और ऑड के लिए कंसीडर किया जाता है। एंड कैरी फ्लैग आउट ऑफ D7 बिट, अगर आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए चीज़ आती है तो कैरी फ्लैग 1 होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। आपसे क्या है, एक प्रोग्राम देगा और प्रोग्राम देने के बाद आपसे पूछेगा स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर बताओ,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर बताओ। तो मैं एक छोटी सी एक बात लिख देता हूँ या फिर छोटा सा एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको बता देता हूँ, और आप उस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। तो ये एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आज की क्लास के लिए। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अपन लोगों को क्या है, कोई प्रोग्राम लिखना है, और प्रोग्राम लिखने के बाद क्या बताना है, स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस मुझे बताना है। ठीक है, प्रोग्राम वही है, प्रोग्राम जो अभी अपने लिखा था ना, बी और डी का एडिशन लिखा था। बी में क्या था आपका 26H, डी में क्या था आपका 20H, और इनका क्या करना था, हमें एडिशन करना था। तो अभी मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो बाइनरी में रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो ये 4 बिट में रिप्रेजेंट होगा, ये 4 बिट में रिप्रेजेंट होगा, और बी क्या है टोटल 4 बिट, और 4 बिट क्या हो जाएगा 8 बिट। और मैंने आपको बताया था कि बी रजिस्टर क्या है 8 बिट रजिस्टर होता है। इंडिविजुअली कितने होते हैं 8 बिट के होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 0, 4 बिट में से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई 0 1 1 0, ये क्या है ये 6 है, और ये क्या है ये 2 है, 2 और 6। ऐसे 2 और 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0 0 1 0, और 0 को 0 0 0 0। ये क्या है आपका बाइनरी में रिप्रेजेंट बना दिया गया। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है, उसके बिहाफ पे मैंने बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बाकी आपको बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नहीं आता है तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है, आपको वो प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ेगा। शॉर्ट में ऐसा होता है 1 1 2 4 8 16 32 64, इस तरीके से चलती है। सपोज आपको क्या चाहिए था 2 चाहिए था, तो 2 कैसे आएगा, जब 2 के नीचे क्या हो जाए 1 हो जाए, और बाकी क्वांटिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। 4 बिट में आंसर चाहिए तो ये हो गया 2। सपोज आपको 6 चाहिए था, तो 6 के लिए क्या चाहिए 4 और 5 6, ये हो गया 6, और बाकी जब क्वांटिटी क्या हो गई 0 हो गई। बात समझ में आ रही है। सपोज करो कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10 चाहिए 10, तो 10 कैसे हो जाएगा 8 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, बाकी इन दोनों के नीचे। आपको 11 चाहिए 8 9 10 और 1 11। तो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया। अब इनको मैंने ऐड किया, ऐड कर देते हैं। 0 0 होता है 0, 1 0 होता है 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0, और कैरी क्या आया 1 आया। तो 1 और 0 0 क्या हो गया 1, और ये 0, ये क्या आया रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई 1 2 4, तो ये हो गया 4, 1 2 4, ये हो गया 6, 46H। 46H किस में रहेगा, अब एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा 46H। तो यही तो आया था 6 और 2 2 4, 46H, और ये किसके अंदर रहेगा अब एक्यूमुलेटर, क्योंकि रिजल्ट किस में सेव होता है एक्यूमुलेटर में सेव होता है। अब मुझे स्टेटस बताना है फ्लैग का, तो स्टेटस मुझे फ्लैग का बता दो एक बार कि फ्लैग का स्टेटस क्या होगा। ठीक है, साइन फ्लैग, क्या ये नंबर पॉजिटिव है, हाँ भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग 0। 0 फ्लैग कब आता था 1, जब रिजल्ट 0 होता था। क्या ये रिजल्ट 0 है, नहीं, तो इसका मतलब 0 फ्लैग क्या आएगा 0। इसकी जगह यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लगाना है 0। ऑक्सिलरी फ्लैग कब 1 आता था, जब D3 से लेके D4 पे कोई कैरी आएगा। क्या कोई कैरी यहाँ पे आया, नहीं आया, ऐसा तो कोई कैरी नहीं आया। यहाँ पे क्या होते 1 1 और एक वैन होता था, 3 1 होते तो कैरी आता, तो ये भी बिट 0, कुछ नहीं है इसकी जगह 0। पैरिटी, नंबर ऑफ 1 चेक कर लो, इवन है ऑड है 1 2 3, ऑड है, ऑड होते हैं तो पैरिटी क्या है 0, इसकी जगह कुछ नहीं 0। क्या कैरी कुछ आया था, क्या कैरी कुछ आया, आउट ऑफ D7 बिट कुछ निकल के आया 0। तो मतलब क्या हो गया 4 0 ये हो गए, 4 0 ये हो गए। तो इससे आपका फ्लैग रजिस्टर पूछा जाए कि फ्लैग की क्या वैल्यू है, तो फ्लैग की वैल्यू है 00H। कोई फ्लैग की वैल्यू नहीं आई। बात समझ में आ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल में आया, इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो 00 आया, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो एक्यूमुलेटर का क्या आया आंसर 46H, और फ्लैग की वैल्यू क्या आई 00H। तो आपसे जब भी फ्लैग की वैल्यू पूछेंगे तो आप इस तरीके से निकालेंगे, वो कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपको बताया, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि रजिस्टर्स यूनिट में क्या जनरल पर्पस रजिस्टर, क्या स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, इन्हीं सब का यूज़ होना है आगे। जब भी प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे इन्हीं सब का क्या होगा यूज़ होगा।
तो आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा, कोशिश कीजिएगा, अपने हाथ से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी जो है आपके पास कंटेंट उसको पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग सेकंड यूनिट जो थी आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको डिस्कस करेंगे, देन आगे की तरफ मूव करेंगे और सब्जेक्ट में बढ़ते चलेंगे, क्योंकि अभी अपन लोगों की यूनिट 1 चल रही है और इन सब यूनिट 1 को डिस्कस करने के बाद अपन लोग प्रोग्रामिंग पे जाएंगे और देन अपने लोग माइक्रो कंट्रोलर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।